हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। उसका बहुत सारा वीडियो आपने देखा। अभी कुछ और फंक्शन हमने सेलेक्ट किया है और इसका भी डीसी निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का मीनिंग ये होता है ना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, ये हमने कैसे जाना, उस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। हिंदी में उसको प्राथमिक सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें हमने लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर एक्स लिखे हैं, कॉमा देकर ए ग्रेटर देन 0, और दूसरा लिखे एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, और ई के बारे में कुछ नहीं लिखे, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, कुछ नहीं लिखा हमने। तो आपको मालूम होगा स्मॉल ई, तो हमने कई बार डिस्कस किया कि स्मॉल ई भी एक अपरिमेय संख्या है और इसकी वैल्यू 2.71 होता है। इससे पता लगता है कि इसका भी बेस पॉजिटिव है। हम कहेंगे कि दोनों फंक्शनों को देखिए और दोनों एक जैसा दिख रहा है क्या? आपका आंसर होगा कि नहीं, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है। और सही भी है, देखने में दोनों डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली जब इसके कॉन्सेप्ट को आप जानेंगे तो मालूम चलेगा कि ये दोनों फंक्शन एक ही है। ये दोनों एक ही फंक्शन का टाइप है, दोनों ए टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स, ये दोनों एक ही फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये इसका जनरल फॉर्म है और ये इसका पार्टिकुलर फॉर्म है। ओके, तो पहले इस पे थोड़ा हम डिस्कस कर दें कि ये कौन से मैटर को ये इंडिकेट कर रहा है। एक फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि कहता है कि अगर ऐसा हो, इफ y is equal to कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर क्या हो? वेरिएबल। अगर ऐसा हो जाए कि y is equal to कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो जाए तो वैसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि f(x) इज इक्वल टू, y को ही f(x) लिखा है, f(x) इज इक्वल टू a का पावर x और बगल में a ग्रेटर देन 0। तो आप देखेंगे ना कि इसका बेस जो है कांस्टेंट है और इसका पावर जो है वेरिएबल है। तो हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। कौन सा वैरायटी है? कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। तो जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लेकिन इसमें भी एक टर्म्स कंडीशन है, और वो टर्म्स कंडीशन क्या है कि इसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब है कि पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए? नेगेटिव भी तो बेस हो सकता है ना। नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो हमने रिजल्ट देखा बहुत जगह, -3 का पावर 5, ऐसी पॉसिबिलिटी तो बनती है, लेकिन वहां ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बेस हमेशा पॉजिटिव ही क्यों रखा जाता है वहां पर। इसलिए कि मैंने पहले भी आपको किसी वीडियो में बहुत सारी बातें बताई थी कि एक्सपोनेंशियल से ही लॉगरिथम बनता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही बेस मानकर जो है, मतलब उसको ग्राउंड मानकर लॉगरिथमिक फंक्शन बनाया गया, और लॉगरिथमिक फंक्शन में इसको हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है। जॉन नेपियर ने जो टेबल बनाया लॉगरिथम का, उसमें जो है फेस और बेस दोनों पॉजिटिव रखा, और फेस जो है, बेस जो है 1 के इक्वल नहीं रखना है, ऐसा वार्निंग दिया उसने। तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर बेस हमेशा धनात्मक रखते हैं। अगर नेगेटिव रख देंगे तो पूरा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि c का पावर v, यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, वेयर कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड an exponential function.
then fx is equal to a to the power x is an exponential function. fx is equal to e to the power x is also an exponential function. 2 का power x is also an exponential function. 1 by 3 का power 2x is also exponential function. ओके, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ गए कि जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो वैसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. ओके, अब मुझे इसका डीसी निकालना है. इसका क्या करना है, मुझे डीसी निकालना है. किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से. तो हमने क्या बताया था शुरू में, इनवर्स जब नहीं रहेगा तो इसको ऐसे करना ज्यादा बेस्ट होता है. तो कितना हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स. जहां जहां हमने x था वहां वहां x प्लस डेल एक्स रख दिया. अब क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ, शॉर्ट में हम कर रहे हैं, पहले का लेक्चर वीडियो आप देख लेंगे, वहां सब सिस्टमेटिक है. बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या जानते हैं हम लोग, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल x माइनस में fx और अपॉन में होता है डेल x, अपॉन में डेल x होता है. अगर हम इस फॉर्मूले को भूल भी जाए ना, मान लीजिए बाय द वे ये फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, तो अभी हमने इनवर्स वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने होंगे, इसको इक्वेशन सेकंड माने होंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट किए होंगे और आगे मूव कर गए होंगे. तो आप भी अगर इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे ना कि फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन हुआ और इसको क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे. माइनस कर देंगे तो फिर इस फॉर्मूले के पास आप जो है पहुंच जाते हैं. ओके, ऐसे इसको ऐसे ये जानते हैं, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम आपको एक बात बता दें इसमें आपको कि ये तो dy by dx है. dy by dx के बारे में आपने पढ़ा था कि ये टेंजेंट का स्लोप बताता है. क्या बताता है, टेंजेंट का स्लोप बताता है. और ये जो है ना आरएचएस में ये भी टेंजेंट का स्लोप बताता है. कहेंगे कैसे बताता है, तो देखिए हम थोड़ा सा इसमें एक अरेंजमेंट करके आपको एक कॉन्सेप्ट जो है सिखा रहे हैं. अभी डाउन में हमने डेल एक्स लिखा था. क्या लिखा था डाउन में, डेल एक्स लिखा था. अभी देखिएगा क्या लिखे, अभी हमने लिख दिया x प्लस डेल एक्स. अभी x से x कट जाएगा तो फिर डेल एक्स ही बचेगा. लेकिन ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो जिसमें f लग जाता है वो बताता है y कोऑर्डिनेट. तो ये बताता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट और अपॉन में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. जैसे देखिए मान लीजिए कि आप ऐसे हैं कहीं लिखे हुए fx इज इक्वल टू x प्लस 3, हम कहेंगे f1 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो ये जो आपने 1 रखा 1, तो ये x हुआ और f1 की जो वैल्यू निकल कर आया ये y होता है. तभी तो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट जब बनाते हैं तो 1,4 बनाते हैं, यानी x की जगह पर 1 रखे तो y 4 निकला. तो देखिए ये जो निकलता है f1 का जो वैल्यू निकलता है वो एक्चुअल में y का वैल्यू होता है और ये जो होता है वो x होता है, यानी इनपुट होता है. तो उसको देखेंगे ना ध्यान से तो मालूम चलेगा कि डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट को बताता है. और डेल x बहुत छोटा होता है इसलिए उसको हम लिख देते हैं लिमिट डेल x टेंड्स टू 0. लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है ना कि डेल x जो है बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है, 0 की ओर मूव कर रहा है. उस बात को मैथ्स में लिखने का ये कॉन्सेप्ट है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0. ओके, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि dy by dx क्या होता है, तो आप बोलेंगे टेंजेंट का स्लोप बताता है. हम कहेंगे आरएचएस में क्या बता रहा है, तो उसको भी कहेंगे डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी y नियामक का अंतर और अपॉन में x नियामक का अंतर. और आप जब जाइएगा टेंजेंट स्लोप के लेक्चर वीडियो में तो वहां देखिएगा कि डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट और अपॉन में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट वो भी स्लोप को ही बताता है. तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप को इंडिकेट करता है, तभी तो इक्वल है ना. ओके, चलिए अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं. तो लिमिट हो गया और यहाँ डेल x टेंड्स टू 0. अब ना fx प्लस डेल x का वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा a
और x प्लस डेल x माइनस में a का पावर x और अपॉन में कितना हो गया डेल x हो गया। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट और यहाँ डेल x टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर a का पावर x प्लस डेल x है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a का पावर x और a का पावर डेल x और माइनस में a का पावर x अपॉन में डेल x। बेस सेम रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा तो पावर ऐड करते हैं। आपने पढ़ा ना कि a का पावर m प्लस n है कहीं, देन इट में बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a का पावर m इनटू a का पावर n। कर सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं हम ऐसे। याद करिए कि जब भी बेस सेम रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो पावर क्या करते हैं उसका हम ऐड करते हैं। उस आधार पर हमने लिख दिया। अब आप सोचिए कि कुछ कॉमन बन रहा है क्या, तो कॉमन बन रहा है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और a का पावर x का कॉमन बन रहा है, a का पावर डेल x और माइनस में 1 और अपॉन में डेल x। अब हम a का पावर x को बाहर कर देंगे। आप सोचिए कैसे बाहर कर दीजिएगा, उसमें तो x है, तो मुझे x से नहीं मतलब होता है, देखना ये रहता है ना कि एरो साइन के पहले क्या है। तो एरो साइन के पहले क्या लिखा हुआ है, डेल x है, तो ये सिर्फ डेल x को प्रभावित करेगा। जिसमें डेल x नहीं होगा उससे इसका कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 ये उसी को प्रभावित करेगा जिसमें डेल x होगा, जिसमें डेल x नहीं होगा उसको ये प्रभावित नहीं करता है। तो a का पावर x, a का पावर x, इसमें तो डेल x नहीं है कहीं पर भी, तो उसको ये प्रभावित नहीं करेगा, तो उसको हम बाहर कर लेंगे। a का पावर x लिमिट जहां भी इसको डेल x दिखाई देगा वहां ये चिपक जाता है। a का पावर डेल x माइनस 1 और अपॉन में डेल x। अब इसका फॉर्मूला याद करिए, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट में, और देखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है लॉग, और यहाँ जो बेस है तो बेस कितना है a और टू द बेस में होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और कंडीशन होता था कि डेल x डेल x डेल x तीनों एक जैसा होना चाहिए, और है भी डेल x डेल x डेल x और डेल x टेंड्स टू 0, और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि log a टू द बेस e है। तो ये कितना आ गया, a का पावर x हो गया और इनटू में हो गया log a टू द बेस e हो गया। ओके, इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर दिया और हो गया इसका डीसी। a का पावर x का डीसी होता है a का पावर x इनटू में log a टू द बेस e। अब देखिए, अब एक और लॉजिक आपको हम सिखा रहे हैं। a का पावर x का ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, कहेंगे 2 का पावर x का डीसी बताइए तो देखिए जहां जहां a है ना वहां 2 भर दीजिएगा। तो बोलिए कैसे बोलेंगे, तो 2 का पावर x इनटू log 2 टू द बेस e होगा इसमें। कहेंगे 3 का पावर x का बताइए, तो 3 का पावर x इनटू log 3 टू द बेस e। कहेंगे e का पावर x का बताइए, तो e का पावर x इनटू log e टू द बेस e। सुनिए ध्यान से, कहेंगे e का पावर x का बताइए, तो क्या बोलेंगे e का पावर x इनटू log e टू द बेस e। ये दोनों सेम हो गया ना, तब फेस और बेस सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। लॉगरिथम में हमने सीखा था ये, तो ये तो 1 हो गया और ये क्या बन गया, e का पावर x बन गया। इसीलिए e का पावर x का e का पावर x नहीं होता है डीसी। समझ गए होंगे कि मेन ये है और इसी से इसकी भी उत्पत्ति हुई है। ओके, बट ये एक अलग क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है और सिर्फ ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। इसको हम डायरेक्ट करते हैं, जैसे आपको पहले fx इज इक्वल टू कितना, e का पावर x करेंगे fx प्लस डेल x, जैसे पहले कर रहे थे मैनुअली, तो e का पावर x प्लस डेल x करेंगे। कहेंगे dy बाई dx की वैल्यू बताइए, तो क्या लिखते थे आप, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 e का पावर x प्लस डेल x और माइनस में e का पावर x अपॉन में डेल x। Just like the previous, limit del x tends to 0 e का पावर x, e का पावर del x और माइनस में e का पावर x और अपॉन में del x। लिमिट
डेल एक्स टेंस टू 0 और e का पावर x का कॉमन बनाएंगे तो e का पावर डेल x माइनस में 1 और अपॉन में डेल x हो गया ऐसे। फिर इसमें डेल एक्स नहीं है, जिसमें डेल एक्स नहीं है उसको ये प्रभावित नहीं करता है तो जस्ट e का बाहर आ जाता है, e टू दी पावर x हुआ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 e टू दी पावर डेल x माइनस में 1 और अपॉन में डेल एक्स। फिर इसकी वैल्यू आपने 1 पाया, इसका 1 होता है, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही हो गया और हमने dy बाई dx कैलकुलेट कर दिया। और ये जो स्मॉल e देख रहे हैं ना, ये बी सी डी ई वाला वो नहीं समझना है, ठीक है, वो तो सिंबल के रूप में उसको हम समझ रहे हैं कि वो ई है, लेकिन इस ई का अपना महत्व है। इस ई के बारे में कैसे पाई के बारे में बोलते हैं, बहुत फेमस है कि अपरिमेय है, उसी तरह ये भी अपरिमेय है। इसका वैल्यू 2.71 होता है, उसको हमने कैलकुलेट करके दिखाया भी था कि कैसे 2.71 होता है। ओके, तो इस तरह हमने इन दोनों को कंप्लीट किया। ये दोनों देखने में डिफरेंट है बट ये है दोनों एक ही चीज है दोनों। और ये क्या है दोनों, तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन आप बोलेंगे कि इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट का पावर वेरिएबल such that constant is greater than 0 is called an exponential function. ओके, थैंक्स। अब और हम देखते हैं इसमें और कैसे प्रश्न आते हैं।